मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और किसान भाइयों के लिए क्या सही जानकारी है और क्या वैज्ञानिक कारण है खेती में, वो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और कोई भी वो ऐसी प्रक्रिया या कोई भी इस प्रकार की खेती ना करें जिससे उनको नुकसान हो। तो इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें लेक्चर्स हैं और ये लेक्चर्स खास तौर से मैंने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए हैं जो अलग अलग नाम से हैं, लेकिन किसानों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। इसमें मैंने कई लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, वो आप लेक्चर्स देखिए, वो आपको अच्छे लगेंगे और उनको दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो यह है कि हम खेत में पोषक तत्वों को देते हैं, चाहे हम उर्वरक के माध्यम से दें, चाहे हम जैव उर्वरक के माध्यम से दें, चाहे गोबर से दें, कंपोस्ट से दें। जो हम पोषक तत्व देते हैं जमीन में जो देते हैं उन धीरे धीरे जमीन से नीचे चले जाते हैं, पानी के साथ बह करके या खेत से निकल जाते हैं। तो हमको लगातार पोषक तत्वों को देने की जरूरत होती है और कुछ पोषक तत्वों का उपयोग फसल कर लेती है और जो कुछ बाकी जो बचते हैं वो जमीन में पानी के साथ नीचे चले जाते हैं या जमीन में रहते हैं तो वो धीरे धीरे उनका नुकसान होने लगता है, वो खेत से बाहर चले जाते हैं मिट्टी के साथ बह करके। तो हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं कि जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं विभिन्न माध्यमों से दे रहे हैं, जो भी हम चाहे हम डीएपी डालें, यूरिया डालें, एनपीके डालें, एमओपी डालें, जिंक सल्फेट डालें, कुछ भी जो हम जमीन में हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो लंबे समय तक जमीन के अंदर बनी रहे ताकि जब हम फसल के बाद जो फसल उगाते हैं हर फसल को उसका लाभ मिलता रहे। अगर जमीन के अंदर पोषक तत्व बने रहेंगे तो हमको बाहर से इतने ज्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहली बात तो यह है कि जो हमने उर्वरक दिया या हमने जो पोषक तत्व दिए उसको फसल ने उपयोग किया और फसल उस सार का उपयोग नहीं कर पाती, वो जमीन के अंदर रहते हैं। अब जब हम सिंचाई करते हैं पानी होता है और जो पानी हम ज्यादा दे देते हैं तो ये पानी के साथ बह के कहाँ चले जाते हैं, जमीन से नीचे चले जाते हैं, जमीन में गहराई में चले जाते हैं, जड़ से नीचे चले जाते हैं और फिर वापस जड़ में नहीं आ पाते। तो पहला नुकसान हमारा ये हो जाता है, ज्यादा सिंचाई करने से ये पोषक तत्व नीचे चले गए। आपने सोचा कि हम पानी खूब भर दें तो वो नीचे चले जाएंगे। अब धान के खेत में अगर हम बात करें तो देखिए पानी भरा रहता है, पानी भर के रखते हैं, लेकिन उस खेत में हम क्या करते हैं, पहले पडलिंग करते हैं, मिट्टी को खूब चर्निंग करते हैं जिसको हम पडलिंग बोलते हैं। जब पडलिंग वाले खेत में हम पानी भरते हैं तो नीचे नहीं जाता क्योंकि उसके नीचे एक सतह बन जाती है, तो पोषक तत्व तो वहां जाके रुक जाते हैं। तो धान के खेत में तो वहां रुक जाते हैं, लेकिन मान लीजिए गन्ने का खेत है या मान लीजिए मक्के का है या कोई दूसरा खेत, हम पानी ज्यादा दे दिया तो पानी के साथ वो नीचे चले जाएंगे, जड़ से नीचे चले जाएंगे और जब वो नीचे चले जाएंगे तो फिर पौधे को नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सिंचाई हमको उतनी ही करनी है जितनी पौधे को जरूरत है। ज्यादा सिंचाई करने से वो पोषक तत्व चाहे जिंक है, चाहे कॉपर है, नाइट्रोजन है, कोई भी है, वो नीचे चला जाएगा घुल करके। और खास तौर से नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा नुकसान इसमें होता है। नाइट्रोजन का होता है, सल्फर का होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और तत्वों का भी होता है लेकिन उनका कम होता है। इन दो तत्वों का ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर आप ज्यादा गहरी सिंचाई कर रहे हैं तो अपने खेत में आप नुकसान कर रहे हैं, खास तौर से पोषक तत्व जो है नीचे जा रहे हैं। तो आपको मिट्टी या पोषक तत्व बचाने हैं तो पहला काम ये करना है कि हमको सिंचाई उतनी ही देनी है जितनी पौधे को जरूरत है। दूसरा है कि जब बारिश ज्यादा हो गई, पानी ज्यादा हो गया, सिंचाई ज्यादा करी, तो जो ऊपर से खेत से पानी बहता है वो अपने साथ मिट्टी ले जाता है। इसका हमें ज्यादा ऐसे पता चलेगा, देखिए जो खेत से पानी बहता है अगर उसमें मिट्टी ज्यादा जा रही है तो उसका मटमैला रंग ज्यादा होगा। तो अगर खेत से बाहर पानी जा रहा है और उसका मटमैला रंग ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब मिट्टी भी ज्यादा बह रही है। अब मिट्टी में क्या होता है ये समझिए कि ये मान लीजिए मिट्टी के कण हैं। अब जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे जिंक है, कॉपर है, हम कोई इसमें पोषक तत्व बात करें, इस मिट्टी के कणों के साथ ये बंधे रहते हैं। इस प्रक्रियाएं होती हैं इस तरह की कि इसके साथ मिट्टी के कण बंधे रहते हैं। अब क्या है, ये मिट्टी पानी के साथ बाहर चली गई तो हमारे पोषक तत्व भी बाहर चले गए। तो जितनी ज्यादा मिट्टी जा रही है उतने ज्यादा पोषक तत्व बाहर जा रहे हैं। अब आप जो खेत से निकलने वाले पानी का रंग देखिए, अगर मिट्टी ज्यादा है तो उसका रंग गाढ़ा भूरा होता जाएगा। इसका मतलब हमारे खेत से पोषक तत्व निकल रहे हैं, मिट्टी तो निकल रही है, पोषक तत्व भी निकल रहे हैं। तो जितना ज्यादा पानी जाएगा अगली फसल में आपको पोषक तत्व ज्यादा देने पड़ेंगे, उर्वरक ज्यादा देने पड़ेंगे। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो जो हमारा खेत है तो पहले तो इसकी एक लेवलिंग होनी चाहिए, समतल ठीक प्रकार से होनी चाहिए, हल्का सा ढाल देके बाहर रखना चाहिए
ताकि इकट्ठा बहुत सारा तेज पानी ना भागे। और हमको खेत का पानी रोकने के लिए जरूरी है कि इसके हम चारों तरफ मेड़बंदी बहुत अच्छी करें। हमारा अगर मेड़बंदी चारों तरफ होगी तो पोषक तत्व नहीं बहेंगे, मतलब मिट्टी बाहर जाके जाएगी, रुक जाएगी। या उसके साथ हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेड़ों पे हम घास भी लगा सकते हैं। कोई घास ऐसी लगाई, जैसे दूब घास लगाई या चारे वाली कोई लगा दी, कोई हमने नेपियर घास लगा दी, ताकि जो हमको चारा भी मिलता रहे। तो ये कोई इस तरह की घास लगाई जिससे पशुओं को चारा मिले। तो अब क्या होगा, ये मिट्टी जब बहेगी, माने इस तरफ को बह रही है, तो मिट्टी यहां जाके फंस जाएगी, तो पोषक तत्व भी क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो खेत में जहां से पानी निकलता है उसकी एक पट्टी में चौड़ी मेड़ बना के घास आप लगा दीजिए। कौन सी घास, जिसको पशु खाते हैं। आप चाहे दूब घास लगा सकते हैं या कोई नेपियर घास लगा सकते हैं, ताकि आपको चारा मिलता भी रहे और मिट्टी भी रुक जाए। तो पहला काम तो ये करना है कि आपको सिंचाई बहुत संतुलित मात्रा देनी, बहुत गहरी नहीं करनी। दूसरा ये करना है कि खेत के चारों तरफ मेड़ बनानी है, समतल करना है। और अगर लेवलिंग सही कीजिए और खेत के चारों तरफ मेड़ बना के जहां ढाल ज्यादा हो रहा है वहां घास लगा दीजिए, ऐसी घास जिससे हमको चारा मिलता रहे। तीसरा काम हमको यह करना है कि खेत के अंदर हमें जैव पदार्थों की मात्रा बढ़ानी है, ऑर्गेनिक मैटर डालना है। चाहे आप गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट डालें, फसल के अवशेष डालें। तो ये जो जैव पदार्थ हम डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, तो कार्बनिक पदार्थ सड़ करके ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस के अंदर यह विशेषता होती है कि वो पोषक तत्वों को रोक लेता है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों को, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम। इसको ऐसे समझिए कि एक दीवार है और उस दीवार पे मान लीजिए ये एक बोर्ड पे हम कील लगा दें, दीवार पे हम कील लगा दें, तो उस कील के ऊपर हम कपड़े टांग सकते हैं, कोई चीज को हम टांग सकते हैं, तो वो रुक जाएंगे। अगर मैं कपड़े को यहाँ टांगने की कोशिश करूंगा तो नहीं टिकेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको टेकने की कोई चीज नहीं है। तो अगर इस पे कील लगी होगी, दीवार पे कील लगी होंगी, तो उस पर हम कपड़े टांग सकते हैं। तो यही कील जो होती हैं, इसको मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ह्यूमस में होती हैं। हालांकि ये कुछ केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये एक तरह से कील समझ सकते हैं, ह्यूमस में होती हैं जो रोक लेती है। मान लीजिए ये ह्यूमस है, तो इसके अंदर इस तरह की कीलें खुली होती हैं जिसपे पोषक तत्वों को रोक लेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो जितना ज्यादा ह्यूमस है इसके अंदर, उसके अंदर उतनी ज्यादा पोषक तत्वों को रोकने की शक्ति है, क्योंकि वो ह्यूमस पोषक तत्वों को रोकेगा। तो यही कारण होता है कि जिसमें ह्यूमस ज्यादा है उसकी उर्वरता भी ज्यादा है, क्योंकि वो नीचे जो न्यूट्रन नीचे जाते, पोषक तत्व नीचे जाते, अब उसको रोक लेते। मान लीजिए एक ह्यूमस का, मान लेता है, अभी तो मैंने मिट्टी का कण माना था, मान लेता हूं मैं कि ये एक ह्यूमस का जैविक पदार्थ का कण है। तो इस तरह की इसमें वैसे तो केमिस्ट्री में बॉन्ड होते हैं, एक्सचेंज साइट होती हैं, लेकिन ये इस तरह के बने होंगे, इस तरह के। ये एक दूसरा ह्यूमस का कण है, मान लीजिए ये है, तो ये इस तरह से होंगे। तो यहां क्या होगा, इसको रोक लेगा, इसको बांध लेगा, ये इसको बांधेगा, एक दूसरा तत्व यहां बन जाएगा, एक तत्व यहां बन जाएगा, एक तत्व यहां बनेगा, जिंक यहां बन जाएगा, कॉपर यहां बन जाएगा, मैग्नीज यहां बन जाएगा, नाइट्रोजन भी बन जाएगी, फास्फोरस भी बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, बंध गए। अब क्या है, ये जब पानी नीचे जाएगा तो बहता हुआ पानी जब नीचे जाएगा तो इसको नीचे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है। तो जो लीचिंग होती है, जो नीचे निच्छालन होता है, वो कम हो जाएगा। तो अगर हमारे खेत में ह्यूमस, जैविक पदार्थ अच्छे हैं, तो पोषक तत्व हमारे खेत में ज्यादा दिनों तक बने रहेंगे। अब जब मिट्टी बहती है तो ये ह्यूमस भी बह के चला जाता है, मिट्टी के साथ पोषक तत्व जाते जाते हैं, ये ऑर्गेनिक पदार्थ भी चले जाते हैं। तो आपको पानी का बहाव को नियंत्रित करना है, भूमि का कटाव रोकना है, भूमि जो मिट्टी बह के जा रही है उसको भी रोकना है। तो ये अगर हम 3-4 उपाय कर लेते हैं तो हम खेत में पोषक तत्वों को ज्यादा समय तक बनाए रह सकते हैं, और फिर फसलों को मिलते रहेंगे, और फिर हमको बाहर से इतना उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता यह है कि जब हम जैव पदार्थ कम होते हैं, मिट्टी का कटाव भी ज्यादा हो रहा है, जो हमने खाद डाली वो कुछ पौधे ने ली, कुछ मिट्टी के साथ बाहर चली गई, कुछ नीचे चली गई, अगली फसल में फिर हमको खाद डालनी पड़ रही है बाहर से। तो हर बार हमको खाद ज्यादा डालनी पड़ती है, मिट्टी भी बहती जा रही है, खराब होती जा रही है, पोषक तत्व को भी मात्रा हमारी जो है कम होती जा रही है। तो अगर हम इस तरह की प्रक्रियाएं अपना लेते हैं अपने खेत के अंदर, तो निश्चित रूप से उसके अंदर पोषक तत्व बढ़ने लगेंगे, मतलब उतना नुकसान नहीं होगा, और अगली फसल को, जिस फसल में डाला है, कुछ जो बच जाएंगे वो अगली फसल को भी मिल जाएंगे। तो भूमि की हमारी उर्वरता बनी रहेगी। तो ये एक तरीका है जिससे हम मिट्टी में पोषक तत्वों को रोक सकते हैं। तो ये अगर 2-3 चीजें आप कर लेंगे तो भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। तो आशा है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ये आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों को
शेयर करके बताएं कि हमको अपनी मिट्टी को कैसे बना के रखना है ताकि पोषक तत्व उसके अंदर बने रहे। क्यों हमें खेत के चारों तरफ मेड़ बना के कुछ हमें घास लगा देनी चाहिए, और क्यों हमको उसके अंदर जैव पदार्थ बना के रखना चाहिए ताकि उसके अंदर पोषक तत्व बने रहें। तो आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।